दोस्तों मात्र 10 मिनट और यूनिट 4 का गर्दा उड़ जाएगा इस क्लास में। भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। यूनिट 4 को हमने कंप्लीट किया है पूरी तरीके से, चाहे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने का जो मैं वादा करता हूँ भाई, उसी क्रम में एक क्लास है। और आप जब पूरी क्लास देख लेंगे और जब अंत में आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो भाई आपको ये लगेगा कि पेपर मैंने ही बनाया है। चलेंगे भाई, क्लास करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलेंगे अब क्लास करते हैं स्टार्ट। हो गया इंट्रो। चलेंगे बात करेंगे पहले प्रश्न की। भाई मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं उनके बीच में आपको अंतर बताना है। बहुत बढ़िया, समझेंगे एक बार फोकस के साथ। देखिएगा, मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता देते हैं। क्या देते हैं भाई? व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं और साथ ही में समानता भी देते हैं। और ये न्यायालय द्वारा लागू होते हैं। कहाँ से लागू होते हैं? तो आप कहेंगे सर न्यायालय द्वारा लागू होते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, सेम बात अगर निर्देशक सिद्धांतों की करें तो निर्देशक सिद्धांत राज्य को कल्याणकारी नीति बनाने का मार्गदर्शन करते हैं साहब, ठीक है। और ये न्यायालय द्वारा लागू बिल्कुल भी नहीं होते। अच्छा, एक बात हम समझ लेते हैं। देखिएगा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, मौलिक अधिकार पहले कितने थे? तो आप कहेंगे सर 7 थे, ठीक है। अच्छा, अभी कितने हैं? तो आप कहेंगे सर अभी 6 हैं, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक हैं? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, ठीक है भाई। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार आपके मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, सिंपल सी बात, मौलिक कर्तव्यों को अगर हम समझें तो मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे? तो पहले भाई साहब 10 थे। अच्छा, अभी कितने हैं? तो आप कहेंगे सर अभी 11 हैं, एक बढ़ गया है। कौन सा बढ़ा? संपत्ति का अधिकार बढ़ गया है। किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद की बात अगर करें तो 51 का में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? 51 का में जो है ये हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और बात हम आपको बताएं कि भाई जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं और साथ ही में मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो ये लिए गए हैं आपके रूस से। कहाँ से? मौलिक अधिकार तो आप कहेंगे अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य तो आप कहेंगे रूस से। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं? तो भाई साहब सिंपल सी बात है, 3 प्रक्रियाएं जो हैं संविधान संशोधन में है। अब आप कहेंगे सर संविधान संशोधन में 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत से, दूसरा तो भाई विशेष बहुमत से, और तीसरे की अगर बात करें तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने तीनों बातें समझ ली होंगी। और एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ ले लो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग में भी ऐसे ही बनता है, मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करेंगे, यहाँ पे मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में दिया गया? मूल संरचना सिद्धांत भाई सबको पता होगा, केशवानंद भारतीय प्रकरण में ये दिया गया है। और केरल राज्य 1973 केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत दिया था, मूल संरचना सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूँ। और संसद संविधान को जो है वो बदल सकती है लेकिन मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। ये केशवानंद भारतीय जो है वो सिद्धांत है भाई। ये केस में मूल संरचना सिद्धांत दिया गया था, इस बात को आप याद रखेंगे। क्या करेगी संसद? संविधान को बदल सकती है लेकिन मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। भाई यूनिट 4 को हम कंप्लीट करेंगे, टोटल कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं भाई, ठीक है। और जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है ना, यूनिट 3 नहीं देखी है, यूनिट 2 नहीं देखी है, यूनिट 1 नहीं देखी है, तो भाई जाकर के देख लो। बाकी हिंदी की भी क्लासेस आ चुकी हैं, 2 यूनिट हमने कंप्लीट करा दी हैं। और हो सकता है आप बाद में वीडियो देख रहे हो, तब तक राजनीति की, हिंदी की या सोशलॉजी, अर्थशास्त्र सबकी क्लास आ चुकी होंगी। तो एक बार प्लेलिस्ट आपको विजिट करना ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। चलेंगे बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की। मूल संरचना के 2 प्रमुख तत्व लिखिए। मूल संरचना के जो 2 प्रमुख तत्व होते हैं, एक होता है भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता और दूसरा होता है धर्मनिरपेक्षता। अच्छा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? इसका अर्थ होता है कि भाई कोई भी जो निर्णय लेने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र है ना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि भाई किसी भी धर्म के आप क्यों ना हो, आपको आपके धर्म मानने का अधिकार है, आपको आपकी पूजा करने का अधिकार है, ठीक है। सारी धार्मिक मान्यताएं मानने का आपको अधिकार मिलता है। 5 नंबर प्रश्न रहेगा, मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों को अब कैसे देखा जाता है? उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिएगा, मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों को अब कैसे देखते हैं? तो भाई दोनों को पूरक माना जाता है। क्या मानते हैं सर? पूरक मानते हैं, है ना। लॉन्ग भी पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना आप, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे।
मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं, जबकि मौलिक सिद्धांत क्या है, समाज में समानता लाते हैं। भाई साहब ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब बात करेंगे, पहले पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम पार्ट बी की तरफ बढ़ रहे हैं। और पार्ट बी की तरफ बढ़ने से पहले भाई साहब लाइक कर दो यार, क्लास को अटेंडेंस लगा दो अपनी, है ना। लाइक करने से अटेंडेंस लग जाएगी, लेकिन लाइक नहीं करते हो तो फिर ये गलत बात है, बेईमानी हो जाएगी साहब। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की, लॉन्ग आंसर टाइप में है और ये 10 या 15 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप तैयार रहेंगे 10 या 15 नंबर के लिए। चलेंगे यहाँ पे, मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का आपको वर्णन करना है। तो भाई भारत का संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता, समाज के कल्याण दोनों को महत्व देता है। किस किस के लिए देता है, तो भारत का संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के कल्याण दोनों के लिए महत्व देगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो देखिएगा, मौलिक अधिकार जो है वो पार्ट 3 मतलब भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में क्या है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। निर्देशक सिद्धांत क्या है, ये पार्ट 4 में है, ये सामाजिक आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की दिशा तय करते हैं। भाई एक क्वेश्चन आपसे है मेरा कि नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, ये बात आपको कमेंट में हमें बतानी है। ठीक है भाई, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, बता दो कि कहाँ से लिए गए हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने आपको इतनी बात बता दी थी कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अभी 6 हो गए। मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे और अब 11 हो गए। मौलिक अधिकार भाग 3 से हैं और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 का से हैं। ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और मौलिक अधिकार तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार भाग 3 से हैं। अच्छा, भाग 3 से तो हैं, लेकिन भाग 3 से कितने तक हैं, तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हैं। ठीक है, और इसकी बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 51 का में है। ठीक है भाई, कहाँ है, 51 का में है और रूस से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, अब समझते हैं जरा संघर्ष का कारण। संघर्ष का कारण आप हेडिंग लिखेंगे और समझेंगे इसमें, भूमि सुधार और समाजवादी कानूनों ने संपत्ति के अधिकार और जैसे मौलिक अधिकारों को जो है वो प्रभावित किया है। किसने, भूमि सुधार और समाजवादी कानूनों ने। ठीक है, तो इनने क्या किया, संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार को प्रभावित किया। भाई इसी कारण क्या हुआ कि जो मौलिक कर्तव्य में था, है ना, मौलिक अधिकार में था, तो वो क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य में आ गया। पहले क्योंकि 10 थे मौलिक कर्तव्य और अब कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर अभी 11 हो गए। बहुत बढ़िया। देखिएगा, उम्मीद करेंगे कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ें। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभ में मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च माना था। ठीक है, अच्छा, संसद जो है वो चाहती थी कि निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में कोई बाधा ना हो, इस वजह से जो है ये संघर्ष के कारण में बनता है। अच्छा, समाधान इसका क्या था, जरा समाधान हम एक बार समझते हैं। केशवानंद भारतीय केस में क्या हुआ, 1973 में दोनों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई। मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ, 1980 में ये आया। इसमें क्या हुआ, कहा गया कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अच्छा, निष्कर्ष क्या निकला कि संविधान में यह दृष्टिकोण है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज का कल्याण दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। ठीक है, और ईमानदारी के साथ, है ना, ईमानदारी के साथ भाई सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ यार, क्योंकि हम आपकी पूरी BA BSc सब कंप्लीट कराते हैं और आपके BA के लिए तो एकदम रामबाण क्लास चलती है अपने यहाँ। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके लिए मैंने आपको 3 विधियां बताई थी कि किस किस तरह से ये जो है वो हो सकते हैं, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चलेंगे, अब उत्तर के रूप में हम इसको समझते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। किस में दी गई है, अनुच्छेद 368 में। यह संविधान को ना तो बहुत कठोर और ना ही बहुत लचीला बनाती है। याद रखेंगे, किस में है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 368 में है साहब। क्या बनाती है भाई, ना तो बहुत ज़्यादा कठोर बनाएगी, ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाएगी। संविधान संशोधन की जो विधियां हैं जरा हम समझते हैं। पहली हेडिंग आप इसमें लिखेंगे कि भाई साधारण बहुमत से, है ना, सामान्य कानून की तरह जैसे राज्यों की जो सीमाएं हैं उसको बदलना, ये बातें कैसे हो सकती हैं, साधारण बहुमत से ये हो सकती हैं। अच्छा, विशेष बहुमत से क्या होती हैं, विशेष बहुमत से होती हैं जैसे 2/3 उपस्थित मतदान करने वाले प्लस कुल बहुमत, है ना, जितने संसद में होते हैं उसके 2/3 जो उपस्थित होते हैं वो मतदान करने वाले हों और प्लस उनके कुल बहुमत। तो इससे जो है वो संविधान संशोधन में किसी भी चीज़ में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें होता है जैसे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, है ना, विशेष बहुमत भी प्राप्त हो और प्लस राज्यों की सहमति भी होना अति आवश्यक है।
देखिएगा कैसे, तो संसद के अलावा आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी चाहिए, है ना, जैसे राष्ट्रपति चुनाव की जो है प्रक्रिया है वो, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया या फिर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, है ना। इससे अब निष्कर्ष क्या निकलता है? अच्छा एक बात बताओ, राष्ट्रपति को जो महाभियोग है वो क्यों लगाया जाता है और किस कारण से हम लगा सकते हैं? हम नहीं, यानी कि संसद जो है या फिर जो लोकसभा राज्यसभा में जो सांसद होते हैं वो किस कारण से लगा सकते हैं और क्यों लगाते हैं, ये बात अब हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलेंगे भाई, निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों कहा जा सकता है। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। भाई सब्सक्राइब कर दो यार ईमानदारी से, है ना, ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दो और क्लास को शेयर जरूर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भाई मूल संरचना सिद्धांत जो है वही मैंने बताया था आपको केशवानंद भारती प्रकरण में। देखेंगे भाई, देखिएगा, केशवानंद भारतीय केस 1973 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान को संशोधित कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को क्या नहीं कर सकती? तो आप कहेंगे सर नष्ट नहीं कर सकती है। अच्छा, मूल संरचना में शामिल तत्व क्या क्या है? तो मूल संरचना में शामिल जो तत्व हैं वो है भाई संविधान की सर्वोच्चता, है ना, गणतंत्र और गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट बात करें 5 नंबर की, तो ये होता है भाई संघीय ढांचा, है ना, मौलिक अधिकार। तो इनमें क्या कर सकती भाई? इसमें संविधान संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती। अच्छा, इसका महत्व क्या है जरा एक बार समझते हैं। यह सिद्धांत संसद की शक्ति पर नियंत्रण रखता है। इससे संविधान को लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण स्वरूप सुरक्षित रहता है ना। भाई साहब कुछ लोगों को क्लास मेरी फास्ट जरा सी लग सकती है, आप रोक रोक करके चीज़ें लिख लें। मैं चाहता हूँ यार एक क्लास में 1 यूनिट कंप्लीट हो जाए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मैं हमेशा से देता आया हूँ और हमेशा से देता रहूँगा जब तक जान रहेगी इस शरीर में। भाई आप मेरा कंटेंट मैच करिएगा, पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार असरदार कंटेंट बनाता हूँ और देखिएगा भाई एक एक चीज़ आप मिलाइएगा, किसी दूसरे का बना के देखो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप मेरे यहाँ से पढ़ रहे तो आप ऐसा नहीं है भाई, आप कहीं से भी मिला के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई दम कहाँ है। बात करेंगे चौथे प्रश्न में, मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट करना है। बहुत बढ़िया, देखिएगा मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करना था उसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इसको जरा हम समझते हैं, प्रकाश इस पर डालते हैं। प्रारंभ में न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी थी, ठीक है, लेकिन समाज के व्यापक हित में दोनों को संतुलित करना आवश्यक था। तो महत्वपूर्ण जो केस हैं उनको हम जरा समझते हैं। 2 केस महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण है। एक है केशवानंद भारती प्रकरण 1973 में आया और दूसरा मिनर्वा मिल्स ये 1980 में आया। इसमें क्या किया गया? दोनों को संतुलित किया गया था केशवानंद भारती में। अच्छा, मिनर्वा मिल्स में क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष निकलता है साहब कि अब संविधान की व्याख्या ऐसी की जाती है कि जिससे व्यक्ति के अधिकार भी सुरक्षित रहे और समाज का कल्याण भी सुनिश्चित हो। बहुत बढ़िया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया को लचीला और कठोर दोनों क्यों कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लचीला और कठोर कहते हैं। इस क्वेश्चन का मैं आंसर पहले भी कर चुका हूं, बाकी यहाँ पे भी मैंने लिखा है। देखिएगा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान है, ठीक है। इसकी संशोधन प्रक्रिया को ना तो पूरी तरह लचीला कहा जा सकता है और ना ही पूरी तरह से कठोर कहते हैं। वास्तव में दोनों को क्या है? मिश्रण है साहब, है ना। अब जरा समझते हैं, पहली हेडिंग इसमें लिख लो। एक साधारण बहुमत से संशोधन जो हो जाता है तो ये इस प्रक्रिया को लचीला बनाता है। क्या बनाता है भाई? लचीला बनाता है। कैसे? देखते हैं, चलिएगा। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें संसद साधारण विधेयक की तरह से संशोधित करती है, जैसे भाई राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है ये संविधान को क्या कहते हैं भाई? क्या करते हैं? तो ये लचीला बनाते हैं। अच्छा, विशेष बहुमत से कोई संशोधन अगर होता है तो ये कठोर भाग है संविधान का। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को बदलने के लिए संसद में विशेष बहुमत आवश्यक है, जैसे कि भाई मौलिक अधिकार में अगर चेंजेस करना है, संसद और राज्य विधान मंडल की जो शक्ति है उनमें चेंजेस करना है, तो फिर ये क्या होता है? कठोर भाग कहलाएगा, आपका कठोर भाग के अंतर्गत जाता है। अच्छा, बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, है ना, या ये क्या है? अत्यधिक कठोर भाग होता है संविधान का। भाई संविधान की संघीय प्रकृति से जुड़े प्रावधानों को बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी होना आवश्यक है, इसलिए ये बात कड़ी बात हो जाती है। अच्छा, उदाहरण में जरा हम समझते हैं, जैसे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की शक्तियाँ, है ना, या फिर राज्य संघ संबंध, यह सब क्या है?
अत्यंत अधिक कठोर जो है वो संविधान को बनाते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, जरा हम समझते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि संविधान की जो प्रक्रिया है वो 3 स्तर पर कार्य करती है। कौन कौन? साधारण, विशेष और साधारण बहुमत लचीला जिसको बनाता है, विशेष बहुमत जिसे कठोर बनाता है, और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति ये जो है वो इसको अत्यधिक कठोर बनाता है। ठीक है, तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भैया आ रही होंगी, है ना, और चीज़ें आप मतलब एंजॉय के साथ समझते हुए चल रहे होंगे। प्रेशर एकदम मत लेना एग्जाम का, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाओ। नोट्स बनाते चलो। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लोग कहते हैं भाई हमसे कि सर नोट्स दे दो, पीडीएफ दे दो। यार भाई मैं हमेशा पीडीएफ देने के खिलाफ रहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी अपने नोट्स बनाओ। आपके अपने नोट्स जो है ना वो बॉर्नवीटा का काम करेंगे आपके एग्जाम टाइम में। और मैं ऐसे नोट्स देता रहूँगा तो फिर आप लोग सब क्या है, आलसी हो जाएंगे। वैसे भी अभी कौन सा कम आलस है बताओ। इसलिए भारतीय संविधान को ना तो पूरी तरह से लचीला कहते हैं और ना ही पूरी तरीके से कठोर कहते हैं, बल्कि अर्ध कठोर अर्ध लचीला इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध कठोर और अर्ध लचीला। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों हिंदी की ये सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले ही क्लास में यूनिट 1 को भी कंप्लीट किया था, यानी कि हिंदी की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तब तक हो सकता है सारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी हों। तो इसलिए आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, यूनिट 3 को भी हमने जिस तरह से कंप्लीट किया था राजनीति विज्ञान की, यूनिट 2 को कंप्लीट किया था, यूनिट 1 को भी हमने कंप्लीट किया था, है ना। इसी तरह से क्या है, आज यूनिट 4 को भी कंप्लीट कर दिया है। आने वाले टाइम में यूनिट 5 को भी हम कंप्लीट करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। और यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, है ना, 8 यूनिट इसमें टोटल हैं। तो आज 4 यूनिट कंप्लीट होने के बाद केवल 4 बचती हैं। इसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, अपनी वीडियो से ही आपको मिलेगा। ठीक है, और फिलॉसफी की अगर बात करें तो अगर किसी का फिलॉसफी दर्शन शास्त्र विषय है तो उनके लिए भी हमने पहल चलाई थी। भाई बहुत लोग कह रहे थे सर कहीं क्लास नहीं मिल रही, तो 2 यूनिट को हमने फिलॉसफी की भी कंप्लीट किया है। माफ़ करना, ये सेम वो लग गया, थंबनेल लग गया। और यहाँ पे यूनिट 2 है, यानी कि 2 यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे आपके साथ, है ना। एक बार प्लेलिस्ट एक बार जरूर आप विजिट कर लो। बताइएगा क्लास लगी कैसी है और आप किस यूनिवर्सिटी से ये क्लास मेरी देख रहे हैं, एक बार कमेंट में लिख दो भाई, मैं जानना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। लेकिन अगर क्लास लाइक नहीं करी तो फिर ये गलत बात है।